नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। राजनीति के कुछ बच्चे खेला की बात कर रहे थे कि राजनीति में खेला होगा और जब बहुमत साबित करने की बात आई तो उनके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चा बच्चा होता है और बाप बाप होता है। रिस्पेक्ट बना रहना चाहिए। यहां मैं बात कर रहा हूं बिहार की, जहां नीतीश कुमार सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सत्ता पक्ष के पक्ष में 129 वोट पड़े, जबकि 128 वोट ही हो रहे थे और विपक्ष जितना पाना चाहिए था उससे कम पड़ा। 1995 से लालू यादव के साथ परछाई की तरह रहने वाले प्रहलाद यादव आज इस उम्र में मजबूर होकर आरजेडी से बाहर चले आए। वो सबसे सीनियर विधायकों में से एक थे। लखीसराय के एक विधानसभा क्षेत्र है सुरजापुर या सूरजगढ़ा, वहां से ये विधायक चुने जाते थे। जिन लोगों की बदौलत तेजस्वी यादव खेला करने की बात कर रहे थे, सारे के सारे उन लोगों ने दिया वोट जेडीयू के पक्ष में। और इनके अपने जो विधायक थे, जैसे चेतन आनंद हो गए, बीमा भारती हो गए, ये तो आरजेडी के विधायक थे। इन्होंने भी नीतीश कुमार सरकार के पक्ष में वोट किया। इसलिए कहता हूं कि समय से पहले आगे बढ़कर खेलने वाला बल्लेबाज हमेशा आउट होता है। या तो हवा में कैच उछालता है या पीछे विकेट कीपर के हाथों स्टंप आउट होता है। और क्योंकि तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते थे, इसलिए आज वो स्टंप्ड हुए, क्योंकि जरूरत से पहले ही उन्होंने काफी कुछ बोल दिया था। अगर आप चतुर खिलाड़ी हैं, अगर शतरंज के खिलाड़ी हैं, तो आपका अगला चाल क्या होगा यह किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। तो फिर से मोटी बुद्धि का परिचय दे दिया। लेकिन हमारा आज का विषय यह नहीं है। हमारा आज का विषय और गंभीर और खतरनाक है। जिस वक्त सारा देश बिहार की राजनीति में उलझा हुआ था, तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ जिसे आपको जानना चाहिए। तमिलनाडु में क्या हुआ? गवर्नर अचानक तमिलनाडु की असेंबली से निकलकर बाहर क्यों चले गए? आखिर वहां हंगामा क्यों मचा? तमिलनाडु के बारे में यह क्यों कहा जा रहा है कि उसे देश से अलग होना चाहिए? खतरनाक प्लान का खुलासा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि तमिलनाडु की विधानसभा में, असेंबली में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। विधानसभा का सत्र शुरू होता है और प्रथा यह है, परंपरा यह है कि सबसे पहले राष्ट्रगान होता है, जन गण मन। गवर्नर बार बार अपील करते रहे कि राष्ट्रगान का वक्त हो गया है, जन गण मन का वक्त हो गया है, आप लोग खड़े हो जाइए। पर सत्ता पक्ष यानी डीएमके का एक भी विधायक खड़ा नहीं हुआ, जन गण मन के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद राज्यपाल ने जो किया वो ऐतिहासिक है, पहले कभी नहीं हुआ। राज्यपाल ने भाषण पढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ 4 लाइनें कही कि मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट की कि जन गण मन के सम्मान में खड़े हो जाइए। पता नहीं आप क्यों नहीं खड़े हो रहे, इसका कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूं। गवर्नर भारतीय संविधान का कस्टोडियन होता है और मेरे सामने राष्ट्रगान का अपमान होता देख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और मैं जो राज्यपाल द्वारा जो सरकार की दिया हुआ जो भाषण है वो मैं पढ़ने से इनकार करता हूं। और इसके साथ ही वो निकल गए। आरएन रवि हैं गवर्नर, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। फ्रेंड्स, माय रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू show due respect to the national anthem and play it at the beginning and end of the address has been ignored. This address has numerous passages with which I convincingly disagree on factual and moral grounds. I lending my voice to them would constitute constitutional travesty. Hence, with respect to the House, I conclude my address, wish this House a productive and healthy discussion for the good of the people. Valga Tamil Nadu,
Valga Bharatam. जय हिंद, जय भारत, नंद्री। तो देखा आपने, तमिलनाडु की विधानसभा में जनगण मन का अपमान, बोलने के लिए खड़े भी नहीं हुए डीएमके के विधायक। आखिर स्टालिन को जनगण मन से क्या प्रॉब्लम है? कल तक तो उन्हें सनातन से प्रॉब्लम था, आज भारत से प्रॉब्लम हो गया। तमिलनाडु के ही एक व्यक्ति ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया का एक नक्शा बांटा है, जिसमें दक्षिण भारत के सभी राज्यों को अलग देश बताया गया है। क्या तमिलनाडु में अलगाव की भावना नहीं भड़क रही? और इसके पीछे कारण क्या है? आप समझिए कि धीरे धीरे ही सही तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव आ रहा है। अब तक डीएमके का एक तरफा वर्चस्व था जयललिता के देहांत के बाद, लेकिन अन्नामलई की पैदल यात्रा के बाद, 18 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद, एक सांसद के बीजेपी में शामिल होने के बाद, एआईएडीएमके के एक फैक्शन पनीर सेल्वन का यह ऐलान कि मैं एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा, डीएमके डर रही है। डीएमके को लग रहा है कि कहीं बीजेपी का उभार न हो जाए, कहीं बीजेपी कोई सीटें न जीतनी शुरू कर दे। तो बीजेपी को किन हथियारों से काउंटर किया जा सकता है? हिंदी को गाली देकर, सनातन धर्म को गाली देकर, राष्ट्रगान को गाली देकर, भारत के संविधान को गाली देकर और दक्षिण के राज्यों के लिए अलग देश की मांग कर। उन्हें लगता है इससे द्रविड़ियन पॉलिटिक्स को मजबूती मिलेगी, मैं द्रविड़ियन राजनीति के सहारे बीजेपी को मात दे सकता हूं, बीजेपी को हिंदू और हिंदुस्तान की पार्टी बोलकर उसे गाली दे सकता हूं। और इसी वजह से ये सारा कुछ आप जो देख रहे हैं, सनातन को गाली, डेंगू मलेरिया बताना, उसके बाद दक्षिण भारत के राज्यों के लिए अलग देश की मांग करना, उसके बाद राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा न होना, ये सब राजनीतिक भय है और जनता को भड़काया जा रहा है। दक्षिण भारत के जनता को यह बताया जा रहा है कि तुम द्रविड़ियन हो, द्रविड़ियन पार्टी को वोट करो। ये बीजेपी कहां से आ गई? और यही वजह है कि कांग्रेस से जुड़े हुए पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पी चिदंबरम का कहना था, उन्होंने इशारों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक काम तो जरूर करते हैं कि जो डिसाइड करते हैं वो करते जरूर हैं। उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। चिदंबरम ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि चिदंबरम द्रविड़ियन राजनीति के बीच कांग्रेस के सदस्य बने रहे। जब तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस को बाहरी दिल्ली की पार्टी कहा जाता था और अपमानित किया जाता था द्रविड़ियन पार्टियों के द्वारा, तो चिदंबरम कांग्रेस में बने रहे। चिदंबरम ने डीएमके, करुणानिधि, जयललिता की जो लोकल क्षेत्रीय राजनीति है उसका हमेशा विरोध किया और उम्र के इस पड़ाव में आकर वो देख रहे हैं कि फिर से उसी राजनीति को उभारने की कोशिश है। भले ही इस बार निशाने पर कांग्रेस नहीं बीजेपी है, इसलिए चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। तमिलनाडु की राजनीति बदल रही है, वहां अलगाव की भावना को हवा दी जा रही है और सिर्फ इसलिए क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी के पांव मजबूत हो रहे हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव होने दीजिए। मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूं कि तमिलनाडु के चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। जो भी तमिलनाडु के जो भी वोटर अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, जो देश की एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं, जिन्हें लगता है कि सनातन को गाली नहीं देना चाहिए, जिन्हें लगता है कि मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है, वो सब आज डीएमके के खिलाफ हैं। वो सब किधर जाएंगे? अन्नामलाई के पीछे जुटी लाखों लोगों की भीड़ बता रही है कि तमिलनाडु के राजनीति की दिशा क्या है। लोकसभा चुनाव का इंतजार कीजिए, तमिलनाडु की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। नमस्कार।